ओके, वेलकम आदित्य। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बातें की थी। आज जो है उसी जहाँ पे हम लोग रुके थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो आज जो है सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर सेकेंड लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर। चलिए, आज में भी आज जो भी होगा वो बेसिक बात ही रहेगा, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल्स। अब एटॉमिक मॉडल्स का इसका मीनिंग क्या हुआ? अब एटम का मॉडल और एटम का स्ट्रक्चर, एटम कैसे दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट क्या है, वो सब चीज हम लोग आज इसमें अच्छे से देखेंगे। लेकिन एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले अब इसका हम लोग का हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि सबसे पहले एटॉमिक मॉडल किसने दिया, उसका फीचर्स क्या था। सबसे पहले इसमें लिखिए, फर्स्ट में लिखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम अथवा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। एटम का थॉमसन मॉडल जो थॉमसन नाम का साइंटिस्ट ने दिया था 1904। इस साल में ये साइंटिस्ट ने थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया गया था। अब ये मॉडल, अब अकॉर्डिंग टू हिम, अब उसने बोला कि एक इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। मान लीजिए ये एक स्फीयर हो गया, अथवा वाटरमेलन को जब आप बीच से काटेंगे अथवा बीच से कट करेंगे तो ये पार्ट हो गया। और इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड के तरह एम्बेडेड रहता है। ये मॉडल थॉमसन साहब का मॉडल हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड के तरह एम्बेडेड रहता है, और जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये पार्ट पूरा क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट मींस प्रोटॉन्स। ये होल पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव पार्ट हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहते हैं। थॉमसन साहब ने दिया था कि एटम इस तरह दिखता है अकॉर्डिंग टू हिम, कि एटम का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। ये थॉमसन साहब ने बोले। ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सीड के तरह एम्बेडेड रहता है। ये मॉडल थॉमसन साहब ने दिया। वो पहले व्यक्ति थे जो ये मॉडल, एटम का मॉडल के बारे में कुछ बात उसने की। सो थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द डिटेल मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन वाज द फर्स्ट व्यक्ति थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने एटम के मॉडल के बारे में बात की अथवा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। वाज द फर्स्ट टू प्रपोज was the first एक मिनट was the first to propose model of the atom। समझ रहे हो आदित्य? एटम का मॉडल फर्स्ट थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ये जो आप मैंने कलर बनाया है, ये कलरफुल जो है, ये क्या है? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर हो गया, और इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज लाइक सीड इसमें एम्बेडेड रहता है। जैसे आप वाटरमेलन को बीच से काटिए, उसी तरह का दृश्य एटम का होता है। ये थॉमसन साहब ने बोला। और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। खीर के तरह दिखता है एकदम। ये प्लम पुडिंग मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। खीर के तरह, मान लीजिए एक आपको ये कोई बर्तन हो गया, इसमें आपको खीर देने पर क्या देखेगा? दूध वाला भाग जो है वो पूरे इसमें स्प्रेड रहेगा, और बीच बीच में आप कहीं पे चावल दिख सकते हैं। चावल
सो वो चावल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मिल्क पार्ट जो हो गया, मिल्क व्हाइट पार्ट, वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इन द वाटरमेलन जो रेड पार्ट है, वो रेड पार्ट वाटरमेलन का अगर एग्जांपल लेंगे, जो रेड पार्ट हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसमें जो सीड है, इस सीड को आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ये सीड हो गया। इस तरह आप समझ सकते हैं इसको। वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, और वाटरमेलन मॉडल, watermelon model, also called watermelon model because it resembles with watermelon। ये वाटरमेलन की तरह दिखता है। वाटरमेलन को हिंदी में क्या कहते हैं आदित्य बाबू? तरबूज की तरह दिखता है। चलिए यहां तक बात क्लियर है। हाँ, कभी भी पूछ सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल आल्सो कॉल्ड, सो ये नाम वगैरह आप देख लीजिएगा अच्छे से। प्लम पुडिंग मॉडल को ही हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, और इसको कभी कभी रेसिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। रेसिन, ये नाम नोट कर लीजिए, कभी भी पूछ सकता है, मल्टीपल नेम के अंदर आ सकता है। रेसिन पुडिंग मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड रेसिन पुडिंग मॉडल, अथवा प्लम पुडिंग मॉडल, अथवा वाटरमेलन मॉडल। लेकिन ये डिस्कार्ड हो गया। क्यों डिस्कार्ड हो गया? ये स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता। दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड, दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। इसका ड्रॉबैक्स देख लीजिए, ड्रॉबैक्स। अब ये थ्योरी का ड्रॉबैक्स मींस खामियां, कमी कमजोरी। क्यों ये थ्योरी डिस्कार्ड हुआ, क्या इसमें कारण था? इसका मेन कारण अगर आप देखेंगे तो इसका मेन कारण क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी का कोई बात नहीं किया गया है। वो थॉमसन साहब ने सीधे बोल दिए कि पॉजिटिव चार्ज का जो स्फीयर है उसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहता है। सो स्टेबिलिटी का बात इसने नहीं किया, और इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का भी कहीं पे जिक्र नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। लेकिन हम लोग को तो मालूम है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए ये भी इसका एक पॉइंट हो गया। सो ड्रॉबैक्स लिख लीजिए। इट इज अ स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मींस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट के तरह मान रहा है। इट एज्यूम्स इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन, सो इट इज अ स्टैटिक मॉडल। It does not reflect the movement of electron. It does not reflect the movement of electron. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के बारे में ये कोई बात नहीं करता। और इसमें दूसरा इसका ड्रॉबैक्स अगर देखेंगे तो इस मॉडल ने क्या एज्यूम किया है कि एटॉम का मास जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक वाटरमेलन को अगर आप बीच से कट करेंगे, सो रेड वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें जो सीड रहता है ब्लैक वो आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वी कैन से दैट मास इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट ऐसा नहीं होता है। एटम के अंदर जो मास है वो लगभग 99% न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट होके रहता है, और एटम का आउटर मोस्ट भाग जो है वो एज अ एम्प्टी स्पेस की तरह बिहेव करता है। सो ये भी नहीं हुआ। सो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक्स है। अब ये इसने क्या कंसीडर किया, तो मास ऑफ एटम इज कंसीडर टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम। ये इसका ड्रॉबैक्स है। मास of atom is considered to be evenly spread। evenly का मीनिंग होता है एक समान, evenly spread over that atom। ये थ्योरी ने ये एज्यूम किया कि मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेटर जब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि एटम के अंदर जो मास है
वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। मैक्सिमम मास लगभग 99% मास जो है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होकर रहता है, लेकिन ये मॉडल ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। सो ये भी इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया। समझ रहे हैं आदित्य? हेलो हेलो, हाँ हाँ समझ रहे हैं। चलिए नोट बनाते जाइए। अब दूसरा इसका, इट कुड नॉट explain the stability of an atom. It could not explain the stability of an atom. ये मॉडल जो है एटम का स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहता। अब कैसे भी कहेगा, अब ये स्टेटमेंट जो है, ये थ्योरम तो नहीं बोल सकते, ये मॉडल जो है थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिए हैं, ये मॉडल क्या एज्यूम करता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के रहते हैं। ऐसा ही तो एजम्पशन है। प्लम पुडिंग मॉडल में खीर में जैसे चावल और दूध एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के रहता है, उसी तरह का मॉडल हो गया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके ये दोनों कोलाइड हो जाते, एक आपस में मिल जाते। लेकिन निगेटिव चार्ज क्या होता है, एक रिवॉल्व करता है फिक्स ऑर्बिट में। सो हम बोल सकते हैं ये मॉडल जो है, थॉमसन मॉडल जो है, ये एटम का स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहता, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी इसका ड्रॉबैक्स हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग नया मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। और उससे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड Rutherford's scattering Rutherford scattering experiments Rutherford's scattering experiments। इससे पहले हम लोग ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये मॉडल हम लोग को पता चलेगा। चलिए, अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, एक सबसे पहले हम लीड सोर्स लेंगे, अथवा ऐसे बोल लीजिए कि एक हम सोर्स लेंगे जिसके अंदर हम एक अल्फा पार्टिकल को रखेंगे। अल्फा पार्टिकल इमिट करने वाला कोई सोर्स यहाँ पे हम लेंगे। चलिए, अब इससे आगे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा, एक रे निकलेगा। हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से आप अच्छे से देखिए, एक हमने इस टाइप का अरेंजमेंट किया है, ये डायग्राम भी हम बना देते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट किया है, और यहाँ पे एक हम लोग ये एक गोल्ड फॉइल है, बाद में नाम लिखेंगे। और यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ से मान लीजिए एक अल्फा रे निकला, लाइन शुड बी स्ट्रेट। यहाँ से एक मान लीजिए एक अल्फा रे निकला लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। कॉपी डायग्राम अलोंग विथ मी, मेरे साथ ही डायग्राम बनाते चले। कॉपिंग डायग्राम अलोंग विथ मी। यहाँ पर भी ये अरेंजमेंट देख लीजिए, ये एक स्लिट सिस्टम है, लीड प्लेट का स्लिट सिस्टम है। स्लिट सिस्टम, स्लिट सिस्टम, ये एक लीड प्लेट है। ये लीड का प्लेट हम लोग यूज करते हैं इसमें। स्लिट सिस्टम में वी कैन यूज लीड प्लेट। और यहाँ से जो ये रे निकलेगा, इसका नाम हो गया अल्फा रे, और ये एक सोर्स है। ये
अब क्या है ये अरेंजमेंट, अभी हम आपको समझाते हैं अरेंजमेंट क्या है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो बॉक्स टाइप का, जो ये क्यूबिक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ के इसके अंदर हम लोग एक अल्फा रे इमिट करने वाला मटेरियल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग रेडियम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा रे निकलेगा। अल्फा रे को हम लोग डबली चार्ज्ड, अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस को 2,4 है, ये 2,4 हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के ऊपर जब दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। दिस पार्टिकल इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक मास 4, ये हीलियम हो गया। अब मान लीजिए, अब हीलियम में जो दो न्यूक्लियस, दो इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम यहाँ के स्ट्रक्चर बनाइए, हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इट मींस इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन। यस और नॉट आदित्य? यस, हीलियम में दो ठो इलेक्ट्रॉन रहता है। अब मान लीजिए यही हीलियम बाय एनी प्रोसेस अपना दोनों इलेक्ट्रॉन गुमा दिया, खो दिया, तब ये क्या बन जाएगा, He प्लस प्लस बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। He प्लस प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल। डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल, व्हाई इट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड, मान लीजिए ना ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सो आयोनाइज करके लूज कर दिया, सो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल, और इसी इसी पार्टिकल से जो रे बनेगा, उस रे को हम लोग बोल देते हैं अल्फा रे। उस रे को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा रे बोल देते हैं। सो यही रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी समझ रहे हैं। एक सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, यहां से आप समझिए, एक सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। और ये क्या है, एक हम लोग लीड प्लेट का एक स्लिट अरेंजमेंट बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए, लीड प्लेट का एक स्लिट अरेंजमेंट है। व्हाट डज इट शो, अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ से एक छोटा सा नैरो बीम ही इसके अंदर से पास हो जाए। अगर यहाँ से बीम जाने के लिए कोशिश करेगा तो पास नहीं हो पाएगा, लीड को छेड़ करके, पेनिट्रेट करके नहीं पास हो सकता है। लीड का ऐसा प्रॉपर्टी है। इसलिए तो आप लोग देखे होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर अथवा बड़ा बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वर्कर लोग रहते हैं, वो लीड का जैकेट पहन के काम करते हैं, व्हाइट जैकेट। हैव यू नोटिस्ड इट आदित्य बिफोर? यस। अब किसी भी, अब ये भी आप लोग देखा होगा, कहीं पे अगर कोई भी बम फटे अथवा कोई एक्सप्लोजन हो, सो वहां पर भी वर्कर लोग अथवा जो रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, वो लोग लीड का व्हाइट जैकेट पहन के जाते हैं। सो लीड के पास ऐसा प्रॉपर्टी है, इसे सिंपल में समझ लीजिए, लीड के न्यूक्लियस के पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि उसको कोई भी रेडिएशन पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता। सो उसी लीड प्लेट का हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट बनाए हैं कि इसके नीचे से जो होल है, यहाँ से पास हो जाए अल्फा पार्टिकल, लेकिन चारों तरफ से पास ना हो। चलिए ये लाइन फिर लाते हैं। चलिए, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मेन कंक्लूजन देख लीजिए। और इसके, अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिए है लाइक दिस स्ट्रक्चर है, इसका डायग्राम हम कभी आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पे जब ये स्ट्राइक होगा अल्फा रे, ये एक गोल्ड फॉइल है, इसका थिकनेस ये जो है आपको देख रहे हैं बीच में, ये एक गोल्ड फॉइल है। गोल्ड का फॉइल, फॉइल का मीनिंग एकदम पतला सा, लाइक पोलोथीन जैसा, एकदम पतला, पोलोथीन से भी बहुत पतला होता है गोल्ड फॉइल। इसका ये सीट से भी बहुत पतला, हाँ फॉइल सीट समझ सकते हैं। नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर में इसका थिकनेस होता है, थिकनेस इज 100 नैनोमीटर। सो एक गोल्ड फॉइल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए एक रिफ्लेक्शन इधर भी हुआ, एक इधर भी हुआ, स्ट्राइक कर रहा है, और इधर भी हुआ, डिफरेंट डायरेक्शंस में हम लोग दिखा रहे हैं।
और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है, अब ये जो ये सर्कुलर टाइप के जो हम लोग लगाए, इसको हम बोलेंगे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। अब जिंक सल्फाइड के स्क्रीन में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाके स्ट्राइक करेगा तो वहां पे एक स्पार्किंग दिखेगा। सो वी कैन इजीली नोटिस कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है जहां पे स्पार्किंग देखा, जहां पे स्ट्राइक किया। जिंक सल्फाइड में, ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। इसके जिस भी पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे वहां पे एक ग्लो हमको देखने को मिलेगा, एक चमकेगा वहां पे एक ग्लो। सो ग्लो जहां पे दिखेगा हम लोग इजिली समझ जाएंगे कि वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया है। इस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब ये अरेंजमेंट का कंक्लूजन पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन से यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सो इसका कंक्लूजन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम जो थे अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड होकर के निकले। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil undeflected। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एटम है, एटम का ये बीच का पार्ट हो गया न्यूक्लियस, ये हम गोल्ड का एटम बना रहे हैं, और मान लीजिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए, ये सब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन जो इसके नजदीक आएंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे, जो अदर पार्ट से गएंगे इधर, क्योंकि एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है, एम्प्टी होता है। एटम का मैक्सिमम हिस्सा एम्प्टी होता है सॉरी, एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है, एम्प्टी होता है। और जो इसके बीचों बीच जाएगा लाइक दिस, वो क्या होगा था, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। 180 डिग्री से भी रिफ्लेक्शन अभी देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस के आउटर पार्ट से जो क्रॉस हुआ है वो एकदम सीधा गया है, इट मींस अनडिफ्लेक्टेड। ये है अनडिफ्लेक्टेड। ये है अनडिफ्लेक्टेड। और जो इसके नजदीक से जाएगा वो हल्का डिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइक दिस। मालूम इसके नजदीक से गया वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो सकता है, इसके कोई मालूम है, इधर सीधा गया तो सीधे चले जाएगा, नहीं तो और इसके नजदीक से गया तो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। समझ रहे हैं आदि अभी? हाँ, अब यही बात को हम लोग अब पॉइंट के रूप में यहाँ पे लिख के समझेंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, a small fraction of the alpha particles, a small fraction of the alpha particles, small fractions of the alpha particles were deflected by small angles, were deflected by small angles। कुछ जो था स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। इसका एग्जांपल ये आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया है, ये दो ठो ये दो ठो आप समझ सकते हैं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ। और मैक्सिमम क्या था, वो स्ट्रेट पास हुआ, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मीनिंग स्ट्रेट चला गया, कहीं पे डिफ्लेक्शन नहीं हो गया। थोड़ा बहुत जो था वो डिफ्लेक्ट हुआ, और बहुत ही कम बाउंस बैक हुआ। बाउंस बैक भी हुआ है, जो बीचों बीच यहाँ पे जाएगा ना, लाइक दिस, वो क्या हो जाएगा, तो बाउंस बैक हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगा। और वेरी फ्यू, बहुत कम, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ये तीसरा पॉइंट लिखिए, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स were bounced back,
बाउंस्ड बैक का मीनिंग क्या होता है आदित्य? रिफ्लेक्ट। जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक किया था उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, वेयर बाउंस्ड बैक। BOUNCED होता है बाउंस्ड बैक। बाउंस्ड बैक हो गया। अगर डाटा को देखेंगे लगभग मान लीजिए ना 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है तो उसमें से एक जो है वो बाउंस बैक हो सकता है, 1 in 20,000। इसका मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है बाउंस बैक होने का, लेकिन होता तो है। सो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सो ये 3 पॉइंट जो है हम लोग को यहाँ से नोटिस हुआ। ये एक्सपेरिमेंट जो था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हम लोग को 3 पॉइंट नोटिस हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये सब जो है रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं, वो फेमस कंक्लूजन्स लिख लीजिए। कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स, ये तीनों जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं ये तो फाइंडिंग्स हो गया थी। ये 3 चीजें हम लोग ऑब्जर्व की। पहला क्या ऑब्जर्व किया? जो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का जो हम लोग स्ट्राइक किए, यहाँ पे ये जो स्पार्किंग देखने को मिला, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन जो हम बोले थे, यहाँ पे जो स्पार्किंग देखने को मिला। सो यहाँ से हम लोग ये 3 ठो चीज फाइंड आउट करके निकाले। सो पहला फाइंड आउट क्या था हम लोगों का कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो था वो अनडिफ्लेक्टेड था। अनडिफ्लेक्टेड का मीनिंग उसका डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक किया उसी डायरेक्शन में वो पास हो गया। लेकिन कुछ जो था कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लेकिन बहुत ही कम, लगभग 20,000 में एक जो था वो बाउंस्ड बैक हो गया। बाउंस्ड बैक का मीनिंग जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वो मुड़ गया, पीछे मुड़ गया। सो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एटम के भीतर बहुत ही लार्ज स्पेस, एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है, इसलिए वो अनडिफ्लेक्टेड होकर के पास हुआ, इसलिए वो स्ट्रेट पास हुआ। Since most of the alpha particle went straight through the metal foil undeflected, it means that there must be very large empty space within the atom. So इतना ही लिख लीजिए, there must be, ये conclusion है, there must be very large empty space within the atom, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस सेंटर में कंसंट्रेट रहता है और इसके होल अराउंड एम्प्टी स्पेस है, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। ये अगर एटम है तो ये पूरा एम्प्टी ही रहता है, ऐसे मान सकते हैं। होल मास एटम का 99% मास सेंटर में कंसंट्रेट रहता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस रहता है। ये कहां से ये बात हमने, ये पॉइंट जो हमने लिखा, ये किस आधार पे हमने ये पॉइंट लिखा? इसका आधार क्या है? इसका आधार यही है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, सो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मींस स्ट्रेट ही चला गया, उसका पाथ में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। अब ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है? एम्प्टी। ऊपर का भाग भी एम्प्टी, नीचे का भाग भी एम्प्टी। सो यहाँ से स्ट्रेट पास हो गया, ऊपर से भी नीचे से भी पास हो गया। बीच में न्यूक्लियस था और अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, He++ है कि नहीं आदित्य? बताइए, He++ पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम का पार्टिकल। हाँ ठीक है।
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, यही यही क्वेश्चन आप लोग हाँ सब किए भी हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, अब तो अच्छे से पहले भी कर लिए हैं यही। हाँ, वही टॉपिक टॉपिक हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है। आपका क्या हुआ, क्लास खत्म होते ही हम आपका क्वेश्चन लेंगे। तो एच ई का जो एच ई प्लस प्लस जो पार्टिकल है उसी उसी को तो हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, इसलिए वो अनडिफ्लेक्टेड गया। ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका एटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बीच में हो गया न्यूक्लियस, मैक्सिमम पार्ट इसका एम्प्टी होने के कारण से ऐसे जाएगा अनडिफ्लेक्टेड, ये पूरा अनडिफ्लेक्टेड है। और जो इसके बीचों बीच आएगा वो बाउंस बैक हो जाएगा, ऐसे जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये सब बात आपको मालूम है। चलिए, सो यहीं यहीं से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे एटम का। सो ये जो था हम लोग का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक और कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पे, ये कंक्लूजन लिखिए। Since few of the alpha particles were deflected from their original path through moderate angle, कुछ जो था थोड़ा बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by the positive charge is very small in the atom। ये दूसरा पॉइंट लिखिए, whole of the positive charge, whole of the positive charge is concentrated whole of the positive is concentrated and the space concentrated at the nucleus बोल सकते हैं। whole of the positive charge is concentrated at the nucleus and the space occupied by the positive charge and the space occupied by the positive charge is very small। ये न्यूक्लियस का बात हो रहा है, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का जो स्पेस है इन कंपैरिजन विथ होल वॉल्यूम ऑफ एटम वो क्या होता है, बहुत ही कम रहता है। ये भी एक कंक्लूजन हो गया। अब देखिए, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल, अब प्लस प्लस के बीच में तो रिपल्सन होगा। अब मान लीजिए इसके ऊपर से गया तो अनडिफ्लेक्टेड गया, क्योंकि ऊपर से गया, ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और थोड़ा नीचे से गया तो ये भी अनडिफ्लेक्टेड गया। अगर और नीचे से जाएगा तो न्यूक्लियस के कारण रिपल्सन होने के कारण ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कुछ नीचे से गया, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। अगर 90 डिग्री बना के अगर चलेगा न्यूक्लियस से, उसी पाथ में डिफ्लेक्ट हो गया अल्फा पार्टिकल। ये सब क्या है, अल्फा पार्टिकल। सो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड 99% of the mass of atom is concentrated at the nucleus। so ये सब पॉइंट हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। सो ये जो था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इसका आप लोग वो पिक्चर वगैरह हम दिखाएंगे तब क्लियर होगा। 3D मॉडल अभी यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो नथिंग टू वरी, एकदम सिंपल बातें सब है। एटम का स्ट्रक्चर हम बनाना सीख रहे हैं, सिंपल बातें हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। चल लिखिए मेरे साथ, लिख रहे हैं आदित्य बाबू? राइट विथ मी। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, on the basis of scattering experiment, on the basis of scattering experiment, अब रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अथवा
रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो भी बोल सकते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब ये मॉडल क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं। अब बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पॉजिटिव चार्ज आपको सेंटर में मिलेगा और इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, यही है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये बीच में जो है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मिलता है बताइए, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियंस भी कहते हैं, न्यूक्लियंस। Protons and neutrons are collectively called nucleons. So न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? तो सिंपली हम न्यूक्लियंस रहता है ये भी बोल सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंतर्गत प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ गया, और ये दोनों कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। ये मॉडल रदरफोर्ड साहब दे रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। So according to this model, an atom consists of a heavy positively charged nucleus where all the proton and neutrons are present. Nucleus के अंदर protons and neutrons present रहता है, and protons and neutrons also called nucleons. Almost whole of the mass of the atom is contributed by these nucleons. ये nucleons जो है almost all mass contribute करता है एटम का। almost whole of the mass of the atom is contributed का मीनिंग होता है योगदान। ये न्यूक्लियस ही, इसे समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस का मास जो होगा वही एटम का मास होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है न्यूक्लियस के मास के सामने, अथवा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम रहता है। सो हम लोग उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। सो किसी भी एटम का जो होल मास है वो न्यूक्लियस देगा। सो कितना न्यूक्लियस है उसका मास जितना होगा वही देगा। इज कंट्रीब्यूटेड बाय न्यूक्लियस। और ये फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, और इसके अराउंड में क्या, इसके अगल बगल अथवा फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और सेल अथवा एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट भी आप समझ गए। और इसमें वॉल्यूम की बात भी रदरफोर्ड साहब ने किए हैं यहाँ पे। सो डायमीटर ऑफ एटम और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन, अगर डायमीटर ऑफ ए स्टैंड्स फॉर एटम का डायमीटर और एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस का डायमीटर। मान लीजिए ये पूरा एटम है और ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। सो ये दोनों का डायमीटर का बात हम लोग कर रहे हैं। इसका रेंज होता है लगभग 10 to the power -8 अपन 10 to the power -13 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 13 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 to the power 5। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ एटम इज अप्रॉक्स 10 to the power 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के डायमीटर से लगभग 10 to the power 5 टाइम्स
बड़ा डायमीटर होता है किसका, एटम का। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए आदित्य, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डायमीटर, ये जो डायमीटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये न्यूक्लियस का डायमीटर है। न्यूक्लियस के डायमीटर से 10⁵ टाइम्स, लगभग 1 2 3 4 5, ये 1 इंटू 10⁵ अब ये कितना हो गया, इसको जोड़ी तो 1,00,000 टाइम्स, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, लाख, 1,00,000 टाइम। समझे, न्यूक्लियस का डायमीटर से एटम का डायमीटर 1,00,000 टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एटम का साइज के सामने न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, तो 1,00,000 टाइम्स क्या होगा, तो स्मॉल होगा। लेकिन होल मास न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट रहता है और एटम का और बाकी का हिस्सा क्या रहेगा, तो एम्प्टी रहेगा। तो ये वाला पार्ट जो है एटम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या रहेगा, तो एम्प्टी ही रहेगा, एम्प्टी। इसका पूरा मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट रहेगा। ये हो गया न्यूक्लियस, इसका पूरा मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट रहेगा। समझ रहे आदित्य बाबू? Yes. So the volume of nucleus is very small and is only a minute fraction of the total volume of the atom. यहाँ से समझ लीजिए कि एटम के वॉल्यूम के सामने न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल रहता है। ठीक है, और यहाँ से एक हम लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, कभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये फॉर्मूला हमारे रदरफोर्ड साहब ने दिए थे कि the radius of nucleus is proportional to the cube root of the number of nucleons। ये बात आपको समझना पड़ेगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ए मीन्स एटॉमिक नंबर। सो इसी को 1 के अपन में लिख सकते हैं, 1/3 के पावर में, इस फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए को, ए का पावर 1/3, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3, ए पावर रेज टू 1/3 भी बोल सकते हैं। सो यहाँ इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे, आर इक्वल्स एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, आर नॉट ए पावर 1/3, ये एक फार्मूला हो गया। और आर नॉट एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू रदरफोर्ड साहब ने दिए हैं, आर नॉट इक्वल्स टू 1.33 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ये कांस्टेंट है। और ए हो गया मास नंबर, मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर। सो ये फॉर्मूला से आप रेडियस निकाल सकते हैं। सो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट में मैंने नहीं लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिख दिया, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दिस आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सो ये फार्मूला आप दिमाग में रखिए, इसी फार्मूला से निकलेगा। और ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, मास नंबर अथवा एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको कहाँ लगाना है आप देख लीजिए। और जैसे एक का आपको रेडियस दिया होगा, अब दूसरा का रेडियस निकालिए, वो भी आपको पूछ सकता है यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला आपको कंपैरिजन करना, मान लीजिए ना P और Q बोल करके कोई दो एटम्स दिया गया है। अब P में भी ये फॉर्मूला लगाइए आप, नाम हम चेंज कर दिए P और Q और कुछ नहीं। मान लीजिए Rp दिया है, Rp में ये फॉर्मूला लगाइए, R नॉट और एटॉमिक मास ऑफ P पावर 1/3।
और दूसरा एटम दिया मान लीजिए आर क्यू, क्यू का रेडियस है आर, इसमें भी फॉर्मूला लगाइए, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, और एटॉमिक मास ऑफ क्यू पावर 1/3। यहाँ पे आपको कोई एक वैल्यू नोन रहेगा, मान लीजिए आरपी का वैल्यू आपको क्या है, नोन है। उसी तरह दोनों पी और क्यू, हम तो इसे जनरल केस बना रहे हैं, दोनों पी और क्यू जो एटम है उसका भी आपको एटॉमिक मास नोन है, और आपको बोल रहा है फाइंड आर क्यू। यहाँ से आप एक रिलेशन लगा सकते हैं, आरपी अपन, यहाँ पे एक रिलेशन आप लगा सकते हैं आरपी अपन, समझ रहे हैं आदित्य, यहाँ से मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अभी न्यूमेरिकल में ऐसा पूछ लेगा कभी, सो यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो वी कैन राइट आरपी अपन आर क्यू, आर नोट तो कैंसिल हो जाएगा, सो एपी अपन ए क्यू का पावर 1/3। ये फॉर्म लिख सकते हैं, बताइए, ऐसे लिख सकते हैं आदित्य, कैन वी राइट लाइक दिस? यस। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सो यहाँ पे 4 ठो वेरिएबल है, 4 ठो में कोई 3 का वैल्यू आपको नोन रहेगा और एक आपको पूछ लेगा, सो ये भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। चलिए, सो एटम में जो एम्प्टी स्पेस है, सो देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये न्यूक्लियस के अराउंड में जो एम्प्टी स्पेस होता है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए ये पूरा आपका एटम है, पूरा आपका एटम है, ये जो एम्प्टी पार्ट है, ये जो एम्प्टी पार्ट है, ये एम्प्टी पार्ट जो मैंने येलो से ड्रॉ किया, ये एम्प्टी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा, या विजिबल नहीं है, फिर से दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये पार्ट में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस पार्ट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ये पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और कोई भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इन एनी एटम, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया गया है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी हम कह सकते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये होने के कारण एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, सो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कार्बन का एग्जांपल लेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आदित्य बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 ना, हाइड्रोजन हीलियम कार्बन का 4 की 6, यस 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 का मीनिंग 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो सकता है, गेन हो गया तो निगेटिव चार्ज अपेयर हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया गया है, जब रिएक्शन नहीं हो रहा है, एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट जब नहीं हुआ है, उस समय जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो ऐसे समझ सकते हैं। So as the nuclear part of atom is responsible for the mass of atom, the extra nuclear part is responsible for its volume. ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम के वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बीच का जो ये न्यूक्लियस वाला भाग जो है,
ये एटम का मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मास। यहां तक बातें क्लियर है आदित्य? Extra nuclear part is responsible for volume of atom and nucleus is responsible for whole mass of the atom, because whole mass of the atom is concentrated in the nucleus. अब वॉल्यूम को तो हम लोग एस्फीयर, अब एटम जो है इसको हम लोग टेंटेटिव एस्फीयर के रूप में, एस्फीयर के फॉर्म में मान करके चलते हैं। सो वॉल्यूम का भी अगर रेशियो अगर यहाँ पे चेक करना पड़े तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो यहां से रिलेशन चेक कीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो इसका रेशियो, इससे पहले रेडियस हम लोग क्या लिखे थे सेंटीमीटर में, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर एटम का रेडियस। अब वॉल्यूम, अब एस्फीयर के फॉर्म में वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं आदित्य बताइए? वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सो यह आर क्यूब आने के कारण यहाँ पे हम लोग क्यूब में लेकर के चल रहे हैं। सो 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, इसलिए नहीं लेके। सो 10 का पावर -8 होल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है उसको हम 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 10 टू द पावर -13, ये सब सेंटीमीटर में है डाटा। इसका भी क्यूब कीजिए और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 10 पावर 15। सो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 10 पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया आपको आदित्य बाबू कि एटम का वॉल्यूम जो है 10 पावर 15, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। इससे पहले 10 पावर 5 था तो वो 1 लाख हो गया। अब आप उसी तरह काउंट करते जाइए कितना मिलियंस ट्रिलियंस पहुंचेगा, 10 पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस एक पॉइंट मास के तरह आपको बिहेव करेगा। अब मान लीजिए इतना बड़ा अगर एटम है, इतना बड़ा अगर एटम है, सो इसमें पॉइंट मास के तरह इतना छोटा क्या होगा तो न्यूक्लियस होगा, है कि नहीं बताइए? और यही न्यूक्लियस में ये एटम का होल मास कंसंट्रेट रहेगा, यही न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। यही न्यूक्लियस के अंदर होल मास कंसंट्रेट रहता है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल, और पाथ भी हम उसको बोल सकते हैं। ये न्यूक्लियस के अराउंड में जो ये ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया। सो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। ये क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड ऑर्बिट है। इस क्लोज्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करेगा। और ये मॉडल जो है रदरफोर्ड साहब के मॉडल है, और ये मॉडल जो है सोलार सिस्टम से एकदम हूबहू मैच करते हैं। जैसे सोलार सिस्टम में सेंटर में सन रहता है, और उसके सेंटर में सन ही रहता है ना आदित्य सोलार सिस्टम में? हाँ, और इसके अराउंड में और सारा प्लैनेट, अर्थ भी अपना एक्सिस पे घूमेगा, जुपिटर भी अपना एक्सिस पे घूमेगा, है कि नहीं? मून और भी सैटर्न भी घूमेगा, लाइक दिस। सो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये सोलार सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से सन किसको रिजेंबल करेगा? सन आपको करेगा न्यूक्लियस को। हमारा जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल में सन कौन है? न्यूक्लियस है। और इसके अराउंड में जो प्लैनेट रिवॉल्व करेगा उसका काम कौन करेगा बताइए आदित्य? प्लैनेट का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। प्लैनेट का काम इलेक्ट्रॉन करेगा। सो ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था
इसको हम सोलार सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सोलार सिस्टम से सिमिलर है। सो ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, एटॉमिक मॉडल। सो शॉर्ट में देख ले, रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि बीच में न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस में ही पूरा मास कंसंट्रेट रहेगा एटम का, और एटम का और सारा जो हिस्सा है वो एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड ऑर्बिट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और एटम का मास जो है वो मास न्यूक्लियस देगा। होल मास कौन देगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहेगा। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वही एटम का मास है। ये दोनों को सम कीजिए, दोनों को सम करने से जो मास आएगा वही एटम का मास है। और ये जो खाली स्पेस है इसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इससे पहले हम लोग ये बातें सब हो गया है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। सो ये था क्या क्या था आदित्य बाबू? ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसका ड्रॉबैक्स देख लीजिए फास्ट। ड्रॉबैक्स, इसका ड्रॉबैक्स भी था, ये भी कंप्लीट नहीं था, इसमें भी पछी बाद में कुछ खामियां निकाला गया। इसका खामियां क्या था? ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स, this theory could not explain the stability of atom. This theory could not explain the stability of atom. एटम का स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि एटम कैसे स्टेबल हुआ। अब ये कैसे, ये बात आप समझिए। ये डायग्राम बनाइए आप मेरे साथ। ये मॉडल देखिए। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, यहाँ पे देखिए आदित्य, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो अपना एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली लूज करते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बात मैक्सवेल साहब ने बोला। मैक्सवेल का कथन क्या था? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, अथवा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो अपना एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में लूज करेगा। इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या होगा, तो धीरे धीरे उसका पाथ भी क्या हो जाएगा, छोटे होते जाएगा। पहले इतना पाथ में रिवॉल्व करता था, अब आप देख रहे थे यहाँ पे पाथ छोटे होते जा रहा है। ऐसे ऐसे पाथ छोटे होते जाएगा, धीरे धीरे पाथ छोटे होते जाएगा और बाद में कोलैप्स हो जाएगा, सेंटर पे जाके कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव होते ही इसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, तो डाउन होते जाएगा, क्योंकि ये रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इससे निकलता रहेगा और एनर्जी लॉस होते होते ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कोई बातें नहीं की। सो ये भी इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, electron should lose energy at every turn and move closer and closer to the nucleus following a spiral path. ये पाथ जो है स्पाइरल पाथ हम इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ये पाथ स्पाइरल है, स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ फ्लो करके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, तो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। The ultimate result will be that it will fall into the nucleus
मेकिंग द एटम अनस्टेबल। सो ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये भी इसका ड्रॉबैक्स है। अब इसको फिर से हम लोग समझते हैं। मैक्सवेल साहब ने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा कंटिन्यूसली, तो उस समय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा, जिसके कारण इसका एनर्जी स्लो डाउन होते 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 अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा और एटॉम स्टेबल नहीं रहेगा। ये बात मैक्सवेल साहब ने रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल में एज अ ड्रॉबैक अप्लाई की, और रदर साहब ने भी इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। सो ये उसका क्या हो गया, तो लिमिटेशंस हो गया। इसके बारे में कोई जवाब रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल से हमें नहीं मिलता है, से उसका लिमिटेशंस हो गया। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कंटिन्यूसली, द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, बट द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डिफिनिट फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूअस इन एन एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉस ऑफ एनर्जी, loss of energy by electron is not continuous, in an atom। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो अपना एनर्जी लूज करता है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता, लेकिन रदरफोर्ड साहब ने कंटिन्यूअस एज्यूम किए हैं। ऐसा है कहीं पे लिखा हुआ? ऐसा तो नहीं है। अब ये बात को हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पहला सेल हो गया, ये 1s हो गया, 1s अथवा पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। जब एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांजिशन होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये चौथा सेल में था, 4th नंबर सेल में इलेक्ट्रॉन था, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा 3rd सेल, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और जब लोअर सेल से हायर सेल में जाएगा, मान लीजिए 2nd से जा रहा है 4th में, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। जब एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तब ही ऐसा होगा, एनर्जी लॉस अथवा एनर्जी एब्जॉर्ब, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने कंटिन्यूअस है ऐसा करके एज्यूम किए। ठीक है, तो ये सब उसका क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया। और रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था, ये भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर ऐसा है तो ये कंटिन्यूअस मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से इसका एनर्जी लॉस होते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, और ये फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड होकर के एटम को अनस्टेबल बना देगा। लेकिन यहीं पे बाद में इसका भी मॉडिफिकेशन आएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग देखेंगे ये सब बातें, फिर करेक्ट होकर के आएगा, फिर उसका भी ड्रॉबैक्स है फाइनली। सो आज जो था, हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा और उसका ड्रॉबैक्स देखा। सो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, और इससे आगे के क्लास में हम और इससे आगे की बात पढ़ेंगे। ठीक है आदित्य, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। हाँ, क्वेश्चन अभी हम देखते हैं आपका। ठीक।